इस बीच यूपी विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। यानी हर कार्य को समाजवादी नाम दे। बस सेवा भी पैसा सरकारी, लेकिन उसका नाम है समाजवादी बस सेवा। पेंशन पैसा सरकार का, लेकिन समाजवादी पेंशन की स्कीम। ऐसे ही विवेकाधीन कोष का पैसा भी वो समाजवादी हो गया था, लेकिन अब समाजवादी नहीं है। ये संवेदनशील तरीके से बिना भेदभाव के हर उत्तर प्रदेश वासी का उस पर अधिकार है और उसको यह बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे मान्य समझ लिखते होंगे और एक पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। हाँ, जहां से रिक्वेस्ट आती है कि पैसा और आवश्यकता पड़ रही है, उन्हें अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसा नहीं कहते, क्योंकि कोई भी मानव क्षति वह परिवार की क्षति होती है, लेकिन साथ साथ समाज की और प्रदेश की क्षति भी है। हम इस भाव के साथ काम कर रहे हैं। जहां तक आपने इस बात को कहा, मेडिकल कॉलेजेस के बारे में आपने कहा, अब याद करिए, आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 17 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट क्षेत्र में बन पाए और आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को हम लोगों ने की सरकार को दिया। आपने कहा कि साहब इसमें जो है प्रोफेसर नहीं है, मेडिकल कॉलेज बने हैं, बहुत सारी जगह हम लोगों ने वहां पे अच्छे चिकित्सा शिक्षक वहां पे तैनात किए हैं। बहुत सारी जगह जिलाधिकारियों को भी अधिकार दिए गए हैं कि अगर अच्छे चिकित्सक मिलते हैं, अच्छे डॉक्टर मिलते हैं, तो उनकी भी तैनाती जिलों में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, पीएससी सीएससी में उनकी तैनाती करने की व्यवस्था की जाए। मेडिकल कॉलेज में अच्छी फैकल्टी हो, सुपर स्पेशलिटी के ब्लॉक बने, इस पर भी तेजी के साथ कार्य हो रहा है। इसके अलावा हर रविवार को हर पीएससी स्तर पर एक मुख्यमंत्री आरोग्य मेला भी लगता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी स्कीम है, इन स्कीम का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सके, यह कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। हर जिले में डायलिसिस की सुविधा, फ्री में सुविधा उपलब्ध करने की व्यवस्था की गई है। हर जिले में ब्लड बैंक हो, ब्लड प्लेटलेट्स की सुविधा वहां मिल सके, ब्लड एनालिसिस की सुविधा वहां प्राप्त हो सके, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। मेडिकल कॉलेजेस के साथ पैरामेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई भी हो सके, जिससे टेक्निकल स्टाफ भी उसके साथ मिल सके, ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं। और एससीपीजीआई में जो आप आंकड़े दे रहे थे, मुझे लगता है कि वो तथ्यों से परे है। एससीपीजीआई में सभी पद लगभग भरे जा चुके हैं, जिनमें नहीं मिले होंगे विभाग ऑलरेडी चल रहे हैं, फैकल्टी है, एक आध पद उसमें खाली हो सकते हो, लेकिन हमारी सरकार ने तो वहां पे 8 नए विभाग का भी गठन किया है, और जिसमें जो सुविधा पहले प्रदेश में नहीं थी, देश में भी बहुत कम स्थानों पर थी, वह सुविधा एससीपीजीआई जैसे संस्थान में प्राप्त हो रही है। 1200 की क्षमता वाला हॉस्पिटल और 2200 बेड का हॉस्पिटल बनकर के काम कर रहा है। अच्छे संस्थान में, प्रदेश के अच्छे संस्थान में, बल्कि उत्तर भारत के एक अच्छे संस्थान के रूप में पीजीआई काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कोई तथ्य भी है, और अगर होंगे तो विभाग उसको तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का काम भी करेगा। तो यूपी विधान परिषद से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हर जिले में मेडिकल सुविधा है और यूपी में अब समाजवाद का भेदभाव नहीं है। किसी का किसी परिवार से जाना ना सिर्फ उस परिवार के लिए क्षति है, बल्कि पूरे समाज के लिए क्षति है, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। तो यूपी विधान परिषद, जहां मुख्यमंत्री ने मेडिकल सुविधाओं को लेकर अपनी बातें कही हैं कि अब हर जिले में मेडिकल की सुविधा बढ़ी है, व्यवस्थाएं लोगों के लिए बढ़ाई गई हैं और आने वाले वक्त में भी और भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो है वो सरकार की तरफ से कराया जाएगा। इस दिशा में भी काम किया जा रहा है।
तो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा। तस्वीरें आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस महाकुंभ में फिल्मी सितारे भी नजर आए हैं, लेकिन उससे पहले विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ आगे कह रहे हैं, सुनते हैं। मान्य सदस्यों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस पूरी चर्चा में आज मैं भाग लेने के लिए यहां पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। महोदय, 18 फरवरी को राज्यपाल जी का संवित सदन में अभिभाषण हुआ था। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए ही वर्ष की शुरुआत के पहले सत्र में उनके द्वारा दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया जाता है। अभिभाषण का उद्देश्य मुख्य रूप से अगर पहले से चली आ रही सरकार है तो उसकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करना और फिर सरकार की भावी योजना के बारे में अवगत कराना भी होता है। अगर नई सरकार है तो उस नई सरकार को आगे का उसका रोड मैप क्या होगा, इसके बारे में सदन को अवगत कराने के लिए ही माननीय राज्यपाल संवित सदन को संबोधित करती हैं। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एक परिपाटी सी बन गई है कि राज्यपाल आएंगे तो उनके अभिभाषण का विरोध, आप पक्ष समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, उसके लिए सदन में चर्चा के दौरान आपको पर्याप्त समय मिलता है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों का अभद्र तरीके से, अशिष्ट तरीके से हम उनके साथ दुर्व्यवहार करें और विरोध करें, मुझे लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उन लोगों की अनास्था को व्यक्त करता है। हम संवैधानिक पदों की अवमानना तो कर ही रहे हैं, साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान की भी अवमानना करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भी कार्य हो रहा है संवैधानिक दायरे में रह करके, संवैधानिक पक्षों को लेकर के सम्मानजनक तरीके से हम आगे बढ़ा सकें। लोकतंत्र में संवाद से लोकतंत्र चलता है। यह आवश्यक नहीं कि आप हमारी बातों से सहमत हुई, या ये आवश्यक भी नहीं कि हम आपकी बातों से सहमत हुई, लेकिन न मैं आपको आपकी बात बोलने से रोक सकता हूं, न आप ही मेरी बात बोलने से आप मुझे रोक सकते हैं। दोनों को एक संवैधानिक अधिकार भी मिला हुआ है कि हम अपनी बात को एक संवैधानिक दायरे में मर्यादित तरीके से, शिष्ट तरीके से हम अपनी बातों को चर्चा के दौरान रख सकें। लेकिन हम लोग इस प्रकार का आचरण एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति व्यक्त करें, मुझे लगता है कहीं भी ये संवैधानिक भी नहीं है और लोकतांत्रिक भी नहीं है। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है दोनों सदनों में, उसका जो आचरण था वह किसी भी स्थिति में लोकतांत्रिक भी नहीं था और संवैधानिक भी नहीं था। और मुझे लगता है कि पूरा सदन इन बातों से सहमत होगा। और मैं चाहूंगा कि जैसे माननीय सदस्य चर्चा के दौरान अपनी मुद्दों पर सहमति या सहमति पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, शालीनता के साथ अपनी बातों को आपको सुनना चाहिए था, महानुभावों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना चाहिए था, फिर अपनी बात को सदन में आप रख सकते थे। लेकिन आप लोगों ने इससे इतर राज्यपाल जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिस प्रकार के नारे लगाए थे, कोई सभ्य समाज और कोई भी एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती है। और मुझे लगता है कि यह एक दुखद पहलू समाजवादी पार्टी के आचरण में इस दौरान संवित सदन में देखने को मिला है। महोदय, सदन में बहुत सारी चीजें महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कही थी और जिसमें मैं दोनों सदनों के भाषण को, खासतौर पर विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों के भाषण को सुन रहा था। इसमें महामहिम राज्यपाल जी ने
इस सदी के दो महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए इस सदी का जो सबसे बड़ा उत्सव प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, महाकुंभ के आयोजन के बारे में चर्चा की। महाकुंभ का आयोजन ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और आज जब मैं इस सदन में बोल रहा हूं, अब तक लगभग 64 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आकर आस्था के इस महास्नान में भागीदार बनकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को एक नई गति दे चुके हैं। एक नया भारत है, अपने नागरिकों को बिना भेदभाव के एक स्थान पर एकत्र करने की सामर्थ्य रखता है और ये नए भारत की इस ताकत का एहसास दुनिया ने किया है। प्रयागराज का महाकुंभ अब तक के सारे अनुमानों को, सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए अब तक के दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल हुआ है। जब दुनिया उत्तर प्रदेश पर गौरव की अनुभूति कर रही है, प्रयागराज पर गौरव की अनुभूति कर रही है, तब विपक्ष के हमारे सभी मान्य सदस्य इस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय छींटाकशी कर रहे हैं। और मैं पहले भी कहा था कि हर महान कार्य में को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और अंततः स्वीकृति। आपने इन तीनों अवस्थाओं से देखा होगा। हमने जब, चाहे वह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन का कार्यक्रम रहा हो, इन दोनों में एक साम्यता देखने को मिली। विरोधी दलों ने प्रारंभ में हमारा उपहास किया, कहते थे क्या राम मंदिर बना देंगे। हम लोग हंसते थे, हम लोग तो यही कहते थे यार ये संघर्ष तो इसी काम के लिए है। लोग कहते थे सफल हो जाओगे, हम कहते जरूर सफल होंगे। हमारा विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है, ईश्वर की कृपा पे विश्वास है, अपने नेतृत्व पे विश्वास है, अवश्य हम सफल होंगे। लेकिन इन लोग तब भी हमारा उपहास करते थे। फिर जब आंदोलन थोड़ा आगे बढ़ा तो इन्होंने कहना शुरू किया कि क्या मंदिर बन जाएगा। उसमें रोड़े अटकाने प्रारंभ किए, विरोध करना प्रारंभ किया, तमाम प्रकार की अनर्गल टिप्पणियां प्रारंभ की। और जब वह भी आगे बढ़ा, तमाम दलीलों के बाद अंततः कहने लग गए कि राम तो सबके हैं। तो हमने कहा, तब भी हम बोल रहे थे कि राम तो सबके हैं, जब हम लोग आपको भी कहते थे कि इस आंदोलन में विरोध मत करो, उपहास मत उड़ाओ, और राम सबके हैं। ये तो सबके बात सबने सोच ही लिया, सबने जान ही लिया है कि राम तो सबके हैं, हर व्यक्ति को तावलापन दिखाई दे रहा है। ऐसे ही कुंभ के लिए भी महाकुंभ की तैयारी के साथ जब हमारी टीम वहां पर गई थी और हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, ये मेरा सौभाग्य है कि 2019 के कुंभ में भी उत्तर प्रदेश का पूरा कैबिनेट वहां गया था और इस बार पूरा मंत्रिमंडल वहां गया था। प्रयागराज में उन्होंने विकास की योजनाओं पे आत्ममंथन किया और इसे वैश्विक स्तर के बड़े आयोजन के रूप में स्थापित करने के उस कार्यक्रमों में भी विस्तार से चर्चा की। लेकिन विपक्ष शुरू से इसका उपहास उड़ाता रहा है। क्या 40 करोड़ लोग आ जाएंगे? क्या ये आयोजन ऐसे हो पाएगा? क्या ये आयोजन को आप कर पाएंगे? हम लोग तब भी कहते थे आयोजन होगा, क्या आप चिंता कर रहे हैं? हमारे विपक्षी दलों में एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि वे पहले किसी चीज को उपहास उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, चर्चा से भागने का प्रयास करते हैं और अंततः उसको स्वीकृति भी देने के लिए तत्पर होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्नान करके आ गए, यह उनकी स्वीकृति का ही प्रमाण है। कल विधानसभा में नेता विरोधी दल वे तो अंततः कह ही पड़े कि भाई मैं समाजवादी बाद में पहले सनातनी हूं, तो यह भी उनकी स्वीकृति को ही प्रमाणित करता है।
तो मैंने कहा ये तीनों स्थितियों के बारे में वहां पर हम सबको देखने को मिला, और इसीलिए मुझे बहुत अच्छी चीज याद आई। कुंभ के बारे में बहुत सारे लोगों ने जो टिप्पणी की, उन सब की टिप्पणियां अपनी जगह हैं और सबने अपनी बात को अपने तरीके से कहा। जिसकी जो दृष्टि थी उसको वहां की सृष्टि वैसे ही नजर आई, और इन दोनों आयोजनों ने उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। देखिए कितने श्रद्धालु और पर्यटक आए हैं, इसका प्रमाण आप देख सकते हैं कि 52 दिनों में अयोध्या धाम में पहुंचे हैं 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु। 2024 में 16 करोड़ श्रद्धालु आए थे अयोध्या धाम में। काशी में पहुंचे थे लगभग 14 करोड़ श्रद्धालु, और लगातार प्रयागराज के साथ साथ काशी भी और अयोध्या भी श्रद्धालु जनों से और पर्यटकों से भरी पड़ी है। हाँ, गोरखपुर भी। देखिए आज मैं तो यूपी विधान परिषद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। राज्यपाल के अभिभाषण का जिस तरह से विपक्ष ने विरोध किया था, 8 मिनट ही वो अपना अभिभाषण पढ़ पाई थी, इसका दुख जताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और जिस तरह से विपक्ष ने महाकुंभ का मजाक उड़ाया, उसको भी यहाँ पर मुख्यमंत्री कहते हुए दिखाई दे रहे थे। और जिस तरह से आज ये विधान परिषद, ऐसे में समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और एक बार फिर से आपको यूपी विधान परिषद ले चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे क्या कुछ कहना सुनते हैं। और इसीलिए जब मैं इन आंकड़ों की बात कर रहा हूं तो महोदय मुझे कुछ चीजें बहुत उसके साथ बोलनी है कि जिनको जो दृष्टि दी गई है उस दृष्टि के अनुसार उन्होंने कुंभ का आकलन किया, और सचमुच प्रयागराज में आईना दिखाने का काम किया है देश के लोगों को, जो लोग भारत और भारतीयता को, सनातन परंपरा को अक्सर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते थे। और उसमें मुझे एक बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहुत अच्छा मुझे आर्टिकल भी मिला, और जो एक बहुत अच्छी टिप्पणी की गई थी उसके बारे में मैं उद्धृत करना चाहूंगा। उसमें एक सज्जन ने लिखा कि पिछले 1.5 महीने में वामपंथियों और समाजवादियों की बाल खंगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं उनको दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा उनकी बजबजाती वाल पर दोषी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी, सेकुलर, इस्लामिक स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते ही नजर आएंगे। हर बार उनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानी और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी। लाइफ टाइम्स पर खबरों का सफर जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।